नमस्कार। द एक्सप्लेनर में आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप आज 20 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले हैं और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं उनके स्वेरिंग सेरेमनी पर टिकी हुई है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया ट्रंप के आने के बाद वो नहीं रह जाएगी जो पहले से थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। वो कब क्या करेंगे, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और जिस तरीके से ट्रंप 1.0 में उन्होंने ट्विटर को यूज किया और अचानक कोई भी ट्वीट कर देते थे और वो भी बिना अपनी सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, और दुनिया हिल जाती थी। तो लोगों को ये लगता है, दुनिया को ये लगता है कि ट्रंप 2.0 जो है पहले की तुलना में वो ज्यादा विंडिक्टिव होगा और बड़े आमूल-चूल बदलाव होंगे, क्योंकि ट्रंप का जो मकसद है वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी माघ। लेकिन मेरा ये कहना है कि ट्रंप बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। ट्रंप, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ट्रंप तो हाईली प्रेडिक्टेबल है। अगर आप ट्रंप की बुक को पढ़ें या फिर ट्रंप के व्यक्तित्व को अगर थोड़ा सा आप विश्लेषण करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल कैरेक्टर वाले व्यक्ति है। अगर मैं हिंदी में इसको कहूं, क्रूड लैंग्वेज में कहूं, तो ट्रंप एक धंधे वाले व्यक्ति है। यानी ठीक है, उनका अगर कोई परसेप्शन है किसी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो वो मैटर नहीं करता। अगर अपोजिट पार्टी अगर एक बढ़िया डील देने को तैयार है तो वो अपने दोस्तों को भी डिच करने से पीछे नहीं हटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगर जो पाकिस्तान का करंट डिस्पेंसेशन है, यानी जो आर्मी है, अगर वो ट्रंप को इमरान खान के कंपैरिजन में अगर बेटर डील देता है तो ट्रंप को उससे कोई एतराज नहीं होगा। ट्रंप बड़े आराम से इमरान खान को डिच कर देंगे। तो आज हम इस बात करने वाले हैं कि ट्रंप के आने का अलग अलग जो भाग है दुनिया के, उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे उनका साउथ एशिया को लेकर के उनका क्या नजरिया होगा, मिडिल ईस्ट में क्या नजरिया होगा, यूक्रेन रसिया में क्या हो सकता है, और कनाडा को लेकर के उनका क्या नजरिया हो सकता है। तो आज हम इसके ऊपर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ एशिया को लेकर के। जैसा मैंने पहले भी कहा कि साउथ एशिया को लेकर के ट्रंप उनकी प्रायोरिटी पर नहीं होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप का जो मकसद है वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी वो अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं। और उनके लिए पाकिस्तान और जो बाकी जो कंट्रीज हैं उसके कंपैरिजन में उनके पास दूसरे बड़े बड़े मुद्दे भी हैं। उनके पास चाइना बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके पास जो है मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा मुद्दा है जो उससे कहीं ज्यादा महत्व रखता है, रसिया यूक्रेन कहीं ज्यादा महत्व रखता है। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान उनके लिए कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं होगा, बल्कि अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो साउथ एशिया में अगर उनका कोई इंटरेस्ट भी है तो वो इसलिए है कि वो उसको चाइना के नजरिए से देखते हैं। क्योंकि अमेरिका जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका है, वो चाइना को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। और ऐसे में अगर वो साउथ एशिया पर अगर ध्यान भी देगा तो वो इस नजरिए से ध्यान देगा कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। और पूरे साउथ एशियन रीजन में सिर्फ एक ही कंट्री है, भारत,
जो चाइना को चैलेंज कर सकता है। इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में ओवरऑल भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो बेहतर होंगे। अब दूसरा लेते हैं हम, ट्रंप और कनाडा के क्या रिलेशनशिप होंगे। अब मैं ये बड़ा जब डिस्कस कर रहा हूं तो आपको ये जान करके हैरानी होगी, आज से ट्रंप कुछ समय पहले तक अगर इस पर डिस्कस करते तो शायद ये डिस्कशन करने लायक क्वेश्चन भी नहीं होता। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कनाडा अमेरिका का एक, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक पिट्ठू देश है, एक चमचा देश। लेकिन ट्रंप ने स्वेरिंग के पहले ही ये कह करके चौंका दिया, क्यों नहीं ग्रीनलैंड और कनाडा अमेरिका के स्टेट बन जाते हैं। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है यार, इसको लेकर के दुनिया में बहुत लोग चौंक भी गए। लेकिन आप जरा इसको थोड़ा डीपर एनालिसिस कीजिए। ट्रंप का ये मानना है कि कनाडा को अमेरिका जिस तरीके की टैरिफ में और बाकी टैक्सेशन में और हर चीज में जिस तरीके की सहूलियतें देता है, अगर आप देखिए अमेरिका में जितनी भी कारें बिकती हैं उसका 20% जो कारें हैं वो कनाडा में प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है। ट्रंप चूंकि एक ट्रांजैक्शनल कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं, वो सीधा ये सोच रहे हैं कि अगर उतनी ही रियायतें हम डेट्रॉइट को दे दें तो डेट्रॉइट तो अमेरिका का ही पार्ट है, तो उससे अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा, हम ये कंसेशन कनाडा को क्यों दें है। और ये बड़ी अपने आप में लॉजिकल बात। अगर भारत सपोज करिए कि बांग्लादेश को एक खास तरह की छूट देता है और बांग्लादेश से कपड़े भारत में आते हैं, तो भारत एक ये सोच सकता है कि भाई वही रियायतें अगर हम तमिलनाडु को दे दें या हम महाराष्ट्र को दे दें, हमें बांग्लादेश से आयात करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रंप भी एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। देखिए ग्रीनलैंड की जो आबादी है वो करीब 75,000 है और जो आर्कटिक का जो एक नया रूट खुला है वो अब अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में कई रेयर मिनरल्स भी हैं जिनकी बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है अमेरिका का पार्ट हो जाए। अब एक बात आपको हिस्टोरिकली भी मैं बता दूं कि वर्ल्ड वॉर के बाद $100 मिलियन में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर डेनमार्क ने यह कहा था कि अब आप उड़ते फिरते नजर आओ। तो उस समय ये बात नहीं बनी। हालांकि अमेरिका का एक सैन्य बेस वहां पर ग्रीनलैंड में ऑलरेडी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है अभी ग्रीनलैंड के लोगों का या फिर डेनमार्क का जो भी अप्रोच हो, लेकिन ट्रंप इसको लेकर के बहुत सीरियस है और ट्रंप इसको फोकस करेंगे। हो सकता है दोनों के बीच में एक डील हो जाए और 75,000 लोगों को खरीद लेना कोई भारी बात नहीं है और उनको बड़ी अच्छी डील मिल सकती है। एक अमेरिका को अच्छी डील मिल रही हो और ग्रीनलैंड के लोगों को अच्छी डील मिल रही हो तो बात विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ही ट्रंप ने कहा कि कनाडा और ग्रीनलैंड हो जाए। अब हम बात करते हैं तीसरा, रशिया और यूक्रेन की। ट्रंप का जो ओवरऑल जो नजरिया था रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर के, वो यूक्रेन के खिलाफ ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि आने के कुछ समय के वक्त के बाद ही 24 घंटे के अंदर अंदर वो इस युद्ध को रुकवा देंगे। हालांकि उनकी टीम जानती है कि 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप देखें निश्चित रूप से जब एक क्लियर मैसेज अगर जाएगा यूक्रेन को, और यूक्रेन अगर अभी तक जीवित भी है या जो कुछ भी फाइट कर पा रहा है वो अमेरिकन सपोर्ट की वजह से ही कर पा रहा है, अगर वो उसको ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, यूक्रेन एक दिन भी सस्टेन नहीं कर सकता। जो है युद्ध रुकवाना कोई भारी बात नहीं है। दूसरी बात एक ये भी है कि जो अमेरिका है और जो डोनाल्ड ट्रंप है, माफ कीजिएगा मैं दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, वो एक डील मेकिंग कैरेक्टर वाले
राष्ट्रपति हैं तो उनको साफ लगेगा कि भाई जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में अमेरिका का क्या फायदा हो रहा है। अमेरिका से ही हथियार ले रहा है, एड ले रहा है और बहुत सारे कर्जे ले रहा है। इस युद्ध से अमेरिका को तो कोई फायदा हो नहीं रहा। ऐसे में उनका जो फोकस होगा वो ये होगा कि उस युद्ध को रुकवाया जाए और बल्कि दूसरी जगह जो है फोकस किया जाए। अगर वो चाइना पर फोकस करते हैं तो ऐसे में जो नए हथियार हैं वो वियतनाम को, फिलीपींस को, इंडोनेशिया को और भारत को वो बड़े आराम से वो हथियार बेच सकते हैं। उनका जो फोकस है वो वहां से हटेगा और हम आने वाले समय में रूस और यूक्रेन युद्ध की भी परिणति पर पहुंचता हुआ हम देख सकते हैं। जैसे कि इजराइल हमास के भी मामले में आपने देखा होगा, जब ट्रंप ने ये कहा ऑल हेल विल ब्रेक लूज, उसके बाद से ही हमास की घिघी बन गई। और उसको तो आप ये देखिए कि ट्रंप का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और जो वो करते हैं वही कहते हैं। ऐसे हालत में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो है दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप से कैसे डील करना है। लेकिन अब आते हैं आखिर में भारत की बात। भारत और ट्रंप के रिश्ते कैसे होंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रंप 1.0 में भी देखेंगे तो भारत और ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे रहे, क्योंकि उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। और वो फ्रेंडशिप है इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंकल सैम है वो भारत को कोई खास रियायत दे देंगे, बल्कि दोनों के बीच में एक तारतम्य होने की एक बड़ी वजह ये है कि मोदी भी गुजराती हैं और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वाले हैं और ट्रंप भी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वाले हैं। तो जो दोनों बिजनेसमैन है, दोनों का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो समान है, तो कोई बहुत ज्यादा भारत को दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, अब रही बात कि चूंकि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो ट्रंप निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो काटा जाए, उसको कम किया जाए, तो वो भारत को हथियार बेचने पर जोर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि ट्रंप को इस बात की भी समझदारी है, उनको आइडिया है कि अगर उनको चाइना को काउंटर करना है तो भारत के बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों के बीच में एक डील की रेस लग जाएगी। वो कोई डील ऑफर करेंगे, भारत भी पैरेलल में कोई डील ऑफर करेगा। इस तरीके से करके एक जो स्मूथ तरीके से जो है नेविगेशन अगले 4 साल में होता हुआ हम देखेंगे। ओवरऑल भारत और ट्रंप अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो निश्चित रूप से बाइडेन प्रशासन के कंपैरिजन में ट्रंप प्रशासन में काफी बेहतर होते हुए दिखेंगे। उसके अलावा अगर आप अमेरिका और भारत के अगर शेयर्ड इंटरेस्ट की बात देखेंगे तो वो भी सिमिलर है। ट्रंप का उद्देश्य है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो नरेंद्र मोदी का भी विजन यही है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। वो भारत को एक सबल और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इस्लामिक टेररिज्म से निपटना ट्रंप के लिए और ट्रंप के टीम के लोगों के लिए ये एक बड़ी प्राथमिकता है और इससे भारत भी एक पीड़ित देश रहा है, तो यहाँ भी एक शेयर्ड इंटरेस्ट है। उसके अलावा चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकना ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत ही बड़ा एजेंडा रहा है, तो भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कुल मिलाकर के अगर आप डाइवर्जेंसेज वाले जो इशू हैं, जहां डिफरेंसेज हैं वो बहुत कम हैं और जो कम हैं वहां पर भी आपस में डील करके एक दूसरे को वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां पर कन्वर्जेंस है उन मुद्दों पर काफी अच्छी प्रोग्रेस होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट्स के रूप में बताइए और आपने हमारा चैनल अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन अगर नहीं दबाया है तो कृपया प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अलविदा।